ग्रोथ में रफ्तार धीमी पड़ने की आशंका तो पहले से ही जताई जा रही थी, लेकिन अचानक से इतना बड़ा झटका लग जाएगा, इसकी आशंका किसी को नहीं थी। चालू कारोबारी साल की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8.1% से घट करके 5.4% पर आ गई है। ये पिछली 7 तिमाहियों में ग्रोथ का सबसे निचला स्तर है। ज्यादातर सेक्टर्स में गिरावट दिख रही है। ग्रोथ की स्पीड पर सबसे तेजी से ब्रेक लगाने में बड़ी भूमिका निभाई है माइनिंग ने, मैन्युफैक्चरिंग ने, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जैसे सेक्टर्स ने। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रफ्तार भी सुस्त पड़ी है। ग्रोथ के रास्ते में बढ़ती महंगाई को बड़ा रोड़ा माना जा रहा है, लेकिन ये उम्मीद की बुनियाद कितनी ठोस है, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव और हमारे साथ जुड़ेंगे हीरानंदानी ग्रुप के एमडी निरंजन हीरानंदानी। हीरानंदानी जी, ये जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं, चूंकि आप सेक्टर से जुड़े रहते हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपको इस तरह के स्लो डाउन वाकई पहले से ही दिखना शुरू हो गया था? आप लोग इसको एक्सपीरियंस कर रहे थे? जो लास्ट क्वार्टर की बात चल रही है वो बात सही है, थोड़ा कुछ कम हो रहा था और दिख रहा था, लेकिन दिवाली के बाद मेरे अंदाज से ये चेंजेस आए हैं और फिर भी कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़ोतरी दिख रही है। इंडिविजुअल डिमांड कुछ सेक्टर्स में देखा जाए तो मेरे अंदाज से ये क्वार्टर जो है वो शायद प्रीवियस क्वार्टर को मेकअप कर जाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर 9 महीने के अंदर जो ग्रोथ हुआ है वो 10 to 12% है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर उसमें कम नहीं हुआ, लेकिन हम समझते थे वो 12% से भी ऊपर चले जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट बढ़ गया है, उसके कारण और ओवरऑल जीडीपी बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरे सेक्टर्स को कम होने के कारण मैं देख रहे हैं कि ये ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ कम हुआ है। निरंजन हीरानंदानी साहब, इसमें दरअसल जो सरकार की तरफ से दलील दी गई है, वित्त मंत्रालय के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने एक लॉजिक और दिया है, और उस लॉजिक को क्या आप बाई करेंगे? क्या उनका कहना है कि कई सारे इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा थी अलग अलग सेक्टर के, इस इन्वेंट्री की वजह से वो मैन्युफैक्चरिंग आपको दिखाने रियल ग्रोथ नहीं दिख रहा है, लेकिन अब इन्वेंट्री खत्म हो रही है तो वो ग्रोथ दिखेगा। लास्ट एक साल में रियल एस्टेट सेक्टर में देखा जाए तो इन्वेंट्री काफी कम हो गया है, लगभग 50% ओवरऑल कम हो गया है, बना अनसोल्ड स्टॉक्स अंडर कंस्ट्रक्शन। लेकिन आपकी बात सही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काफी ये रिसेशन दिख रहा है, और जो ओवरऑल डिमांड रूरल एरियाज में है वो कम हो गया था। आपको इस बात का एहसास अब मिल रहा है क्या कि अब वाकई ग्रोथ डिमांड कह सकते हैं कि अर्बन डिमांड अब पिक करना शुरू कर दिया है? क्योंकि आप ऐसे सेक्टर से जहां पे हर सेक्टर में डिमांड बढ़ता है तो आपको एहसास होने लग जाता है, तो उसका एहसास होने लगा क्या? और दूसरा, जो वेज ग्रोथ, वो कितना बड़ा कंसर्न है? हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में डिमांड की इंक्रीज हम समझते हैं कि लगभग 12 to 14% आप देख रहे हैं, और उसके कारण भी मैं समझता हूँ इम्प्रूवमेंट है। दूसरी बात रही, सेंट्रल गवर्नमेंट के पहले इलेक्शन रहे, उसके बाद में हमारे महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए। दूसरी बात रही, लोग उम्मीद रख रहे थे कि कुछ ब्याज में इंटरेस्ट रेट्स कुछ कम हो जाएंगे, वो नहीं हुए। तो मेरे अंदाज से काफी जो कंजम्पशन पैटर्न है उसमें जो कम हुआ है, आरबीआई भी काफी कठोर रहा है कि आप जो इंडिविजुअल क्रेडिट है, एनबीएफसी जो भी हैं करते हैं, उनको आप पैसे कम दीजिए, तो उसके हिसाब से उन्होंने भी कुछ टाइटनेस कर दीजिए। तो ये 2-3 जो बातें साथ साथ में हुई, उसके कारण शायद जो जीडीपी के ग्रोथ है उसमें कुछ कम हुआ है। मैं आपको 100% ये बता सकता हूं कि नेक्स्ट क्वार्टर में आपके जो आंकड़े आएंगे रियल एस्टेट में और कंस्ट्रक्शन के जो आएंगे वो काफी ऊपर होंगे। आपको चौंक जाएंगे कि ये कितना इंक्रीज हो गया है। जितने भी प्रोजेक्ट्स अब मार्केट में उतर रहे हैं वो सब सोल्ड आउट हो जा रहे हैं। कुछ भाव थोड़े कम हुए भी हैं, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, सब बातें में आज सेल कंप्लीट आ गए। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये ओवरऑल रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, हाँ मैन्युफैक्चरिंग में कुछ कमी हुई है, लेकिन वहां भी आप देखा जाए मोस्ट कंपनीज की कैपेसिटी ऑलमोस्ट 50, 70, 80% तक आ चुकी है। तो दैट इज अ टाइम फॉर ग्रोथ।
बट यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब तक इसको ब्याज को कम नहीं करेंगे, मेरे अंदाज से जो ग्रोथ स्टोरी हम कर सकते हैं वो नहीं होने वाला। और देखिए अफोर्डेबल हाउसिंग PMAY स्कीम, यहाँ 1 करोड़ घर अर्बन में और 2 करोड़ रूरल में अनाउंस किया। वहाँ 1.5% राहत देंगे 10 साल के ऊपर, और 60,000 करोड़ की ओवरऑल स्कीम अनाउंस हो चुके हैं, और वो अब मार्केट में पैसे आएंगे। तो ये क्वार्टर में आपको बढ़ोतरी देखेंगे। मेरे अंदाज से वापस हमारे 7.5% जो बोलते हैं उसके वहां जाएंगे। 5.2 जो अभी हुआ है वो आपको नेक्स्ट क्वार्टर में नहीं दिखेगा। कि अब समय आ गया कि तुरंत यहाँ तक कि दिसंबर के मीटिंग में ही रेट कट कर देना चाहिए RBI को, ताकि लिक्विडिटी आए और ग्रोथ को बढ़ावा मिले। इस पर हीरानंदानी साहब कुछ जोड़ना चाह रहे थे। हमारे क्षेत्र में जहां कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के सेल्स बढ़ गए हैं, लेकिन 40 साल के मेरे अनुभव में मैं कह सकता हूं कि मेरे लाइफ में पहली बार अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र का ग्रोथ नेगेटिव रहा है। वो एक इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने के कारण ही है कि वो EMI आज के तारीख में, पहले 2 साल पहले 3 साल पहले 6.5% ब्याज पर हमारा अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र का सेल हो रहा था। आज के तारीख में 8.5 8.7.5 हो रहा है। EMI 20% बढ़ गए हैं, और वो आज के तारीख में अफोर्डेबल हाउसिंग को अनअफोर्डेबल हाउसिंग बना दिया है। नंबर 2 बात, आप बता रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। क्या आप ब्याज बढ़ाने से आपका फूड इन्फ्लेशन कम नहीं होने वाला है? वो सप्लाई साइड प्रॉब्लम है। हम इंटरेस्ट रेट हाइक के हिसाब से फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो अब नहीं हो सकता। तो मेरे अंदाज से दोनों कारण एक है कि आपको लोअर एंड ऑफ द इकोनॉमी को आपको सपोर्ट करना है। हाँ, लग्जरी सेक्टर में आपको जो बढ़ोतरी दिख रही है वो तो होने वाला ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और दो मत नहीं है, और वो सेल हो रहा है। लेकिन हाउसिंग फॉर ऑल का जो ऑब्जेक्टिव प्रधानमंत्री का है, वो जब तक आप ब्याज कम नहीं करेंगे आप पूरा नहीं कर सकेंगे। और हम ये रियल एस्टेट में अनुभव देखा है, और मैं तो चौंक गया। ये 1 साल में कभी भी अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर 40 साल में कम नहीं हुआ था, वो लास्ट 1 साल में हुआ है उनका ग्रोथ। तो मेरे अंदाज से ये जो पॉलिसीज हमारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो इकोनॉमी पर जो नेगेटिव भार लगा हुआ है उसको लेने की बहुत ही आवश्यकता है।